A very good इवनिंग टू यू गाइज। वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए आज शुरू करते हैं दोस्तों धुआंधार सेशन। तो दोस्तों द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, एक मज़ेदार क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज पढ़ाया भी जा रहा था तो मैं चाहूँगा कि आप उत्तर दें दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। तो गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। यस, तो पहले क्वेश्चन को शुरू करेंगे यहाँ से। यस, and this is going to be what question number 1 of the day। आज का पहला क्वेश्चन क्या, सबसे कम अवधि किस स्मृति की होती है? संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या उपरोक्त में से कोई नहीं गाइस। तो मैं आपसे उत्तर की उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों। आइए एक बार शुरू करते हैं। सबसे कम अवधि किस स्मृति की होती है? यस, आई शुरू करते हैं दोस्तों। धुआंधार सेशन लेंगे आज हम लोग। यस, ओके। तो दोस्तों आपको बता दूं, यह बहुत ही यह क्वेश्चन गाइज मतलब हाई लेवल पे जाके तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपको बता दूं मैं कि एटकिंसन और सिफरिन ने, देखिए एटकिंसन एवं सिफरिन ने स्मृति का एक सूचना प्रक्रमण मॉडल दिया है। सूचना प्रक्रमण मॉडल दिया है दोस्तों, और उसमें उन्होंने स्मृति के 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों। पहला संवेदी स्मृति, इसे हम दोस्तों सेंसरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल इट सेंसरी मेमोरी। और दोस्तों यह केवल इंद्रियों तक, जैसे दोस्तों कोई आवाज सुनाई पड़ती है फिर चली जाती है तो 1 सेकंड तक ऐसा लगता है हम उसे सुन रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसकी स्मृति का टाइम होता है 1 सेकंड। क्या होता है? 1 सेकंड। दोस्तों कोई चीज जैसे आपने सुना कभी कभी, जैसे आपने कोई चीज देखा कलरफुल चीज, 1 सेकंड के लिए आंखों के सामने होती ओझल हो जाती है, संवेदी स्मृति है 1 सेकंड या उससे कम। पर दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 10-15 सेकंड तक बंदे को याद रहती है दोस्तों, जैसे कोई अननोन साक्षर, कोई मोबाइल नंबर 1 सेकंड के लिए याद रहता है, भूल जाता है 20-25 सेकंड। इसे अल्पकालीन स्मृति कहते हैं दोस्तों। यह 30 सेकंड के आसपास होती है। और दोस्तों दीर्घकालीन स्मृति जो हमारी आजीवन, जैसे आपने वर्णमाला सीखा, आपने गिनती सीखा, आपने पढ़ा सीखा, यह हमेशा आपको याद रहता है। यह दोस्तों दीर्घकालीन अवधि है, यह अनंत होता है, हमेशा के लिए परमानेंट होती है। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे कम अवधि दोस्तों किसकी है? संवेदी स्मृति की। एक बार यस करें। हाँ सर, हम आपकी बात समझ गए हैं। ये दोस्तों कई एग्जाम में आ चुका है, तो मैंने कहा एक बार क्यों ना इसको लिया जाए। एक बार मुझे कंफर्म करें। हाँ सर, हम समझ गए हैं। दिस इज कॉल्ड सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति गाइस। यस, आई लेट्स गो। ओके, आई यस, आई। तो गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे। तो आज का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे, आज का दूसरा क्वेश्चन चल रहे हैं। आई दूसरा, स्मृति सीखे गए ज्ञान का सीधा उपयोग है दोस्तों। यह परिभाषा किसने दी है? रॉयबर्न ने दी है, या वुडवर्थ ने दी है, मैकडूगल ने दी है, या स्टाउट ने दी है दोस्तों? स्मृति सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग है, यह परिभाषा किसने दी है? रॉयबर्न ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने, या फिर स्टाउट ने गाइस? आई दोस्तों स्मृति की कुछ परिभाषाएं दोस्तों मैं हमेशा बोलता रहा हूं, वुडवर्थ की डेफिनेशन बहुत मायने रखती है। आइए आपको बता दें दोस्तों वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने कहा है पूर्व अनुभवों को सीखना और दोबारा जरूरत पड़ने पर पहचान लेना स्मृति है दोस्तों, कि यह पुराने अनुभव है। स्टाउट ने कहा है दोस्तों स्मृति आदर्श पुनरावृत्ति है। क्या है? स्मृति आदर्श पुनरावृत्ति है। या स्टाउट ने कहा है दोस्तों स्मृति सीखे गए ज्ञान का सीधा उपयोग है। जैसा आपने बताया गाइस, बी फॉर्म इज द राइट आंसर। और यह दोस्तों किसने दिया है?
वुडवर्थ ने। यह डेफिनेशन दोस्तों हॉट रहेगी। आई मीन दिस में बी वन अमंग द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। स्मृति सीखे गए ज्ञान का सीधा उपयोग है दोस्तों। यह किसने कहा है? यह कहा है वुडवर्थ ने। दोस्तों परिभाषाएं हैं, एक परिभाषा जो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक परिभाषा जो आपके लिए दूसरी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वह परिभाषा है मैकडूगल की। दोस्तों मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इसे देख सकते हैं। अतीत की घटनाओं को याद करना और पहचान लेना कि ये अतीत का तत्व है, स्मृति कहलाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको कुल मिलाकर एक साथ 3 डेफिनेशन बता दी। तो मैं चाहूंगा आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे दोस्तों जा सकते हैं। यस, लेट्स गो। आइए, यस, तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर नंबर बी, वुडवर्थ इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। हनुमान जी को देखकर उनकी गदा का याद आना। दोस्तों हनुमान जी को देखकर अपने आप गदा की याद आ जाना स्मृति का कौन सा नियम है दोस्तों? समानता का नियम, असमानता का नियम, साहचर्य का नियम, निरंतरता का नियम। दोस्तों मेरे बच्चों, मैं जानता हूं आप इसे जानते हैं, तो मुझे बताएंगे दोस्तों। वैसे मैंने इसको पढ़ाया भी है। हनुमान जी को देखने पर उनकी गदा का याद आ जाना स्मृति का कौन सा नियम है? समानता का नियम, असमानता का नियम, साहचर्य का नियम या निरंतरता का नियम? दोस्तों आइए जाना जाए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी को देखने पर अपने आप गदा की याद आ जाना स्मृति का कौन सा नियम? तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइज, कुछ चीजें जैसा मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों, स्मृति के कुछ नियम है, 4 आप देख ही रहे हैं, 1-2 मैं आपको और बता दूं। आदत का नियम, और दोस्तों एक और नियम है संघनन का नियम। संघनन का नियम या इसे सिद्धांत भी कहते हैं। मैं आपको सारे समझाता हूं दोस्तों, सुनिए। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए याद आती है कि कोई एक दूसरे के समान है दोस्तों, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी। ये दोस्तों जब भी मीठे की बात आएगी तो आप इन्हें याद ही करोगे क्योंकि ये एक जैसे हैं, मीठे। यह समानता का नियम है दोस्तों। कुछ चीजें एक इसलिए याद आती है कि कोई एक दूसरे से उल्टी है या समान है। जैसे दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, जैसे अगर आप कोई मीठी चीज खाओ तो आपको कोई बहुत खट्टी चीज की याद आती है जो आपको पसंद नहीं है। यह असमानता या विषमता का नियम है दोस्तों। ये हमारा उत्तर नहीं, आप समझ गए होंगे दोस्तों। साहचर्य का नियम क्या कहता है कि जब 2 चीजें एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हो कि एक को याद करने पर दूसरी अपने आप याद आ जाए, दोस्तों आपको तुरंत इसे साहचर्य का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हो। दोस्तों जैसे अब हनुमान जी के हाथों में अगर आप त्रिशूल देखो तो आपको अरे यार नहीं यार, हनुमान जी के पास तो एक गदा बोलने का। दोस्तों यह कहलाता है साहचर्य का नियम। जैसे जब भी आपको हिटलर की याद आएगी, आपको तानाशाही की याद आएगी दोस्तों। जब आपको कर्ण की याद आ जाएगी, दानवीर होने की बात आएगी। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की बात आए और सत्यवादी का गुण याद में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे साहचर्य का नियम कहते हैं दोस्तों। और जब कोई चीज सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि आप उसे रेगुलर कर रहे हैं, जैसे दोस्तों गणित के सूत्र आप जब तक लगाते हो तभी तक याद रहते हैं, निरंतरता का नियम है। तो अब आप समझ गए होंगे द राइट आंसर सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। तो चलेंगे दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। सही उत्तर है द लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य का नियम। तो चलेंगे एक बार बताएं क्या हम समझ गए हैं। लेट्स गो फॉर अ यस। आइए एक बार यस करते हैं दोस्तों। आइए यस, लेट्स गो। ओके, I think yes, C is the right answer and I think you should be agree with this answer. मुझे यकीन है कि आप इस उत्तर से एग्री हैं। यस, आइए शुरू करते हैं। ओके राइट, लेट मी गो थ्रू योर आंसर्स। आपके उत्तर देखना चाहूंगा दोस्तों। बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 4। विस्मृति का दमन का सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने या फिर एबिंगहॉस ने? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। किसने विस्मृति का दमन का नियम दिया? दोस्तों आइए देखते हैं विस्मृति का दमन का नियम किसने दिया है। आइए जरूर मैं चाहूंगा आप देखें। यस, तो मैंने कई बार इसको लिया है, फिर भी आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू वंस मोर
एक बार मैं आपसे फिर पूछूंगा विस्मृति का दमन का नियम किसने दिया है। एंड आई नो गाइज यू गाइज आर गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर। आप मुझे सही उत्तर दे रहे हैं गाइज, एंड दैट इज गोइंग टू बी यस। थैंक यू, गोइंग फॉर द राइट आंसर्स। द सीरीज ऑफ आंसर्स हैज बिगन गाइज। आपके उत्तरों की छड़ी शुरू हो चुकी है। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। यस यस राइट दोस्तों, उत्तर आपके देख सकता हूं मैं। यस दोस्तों, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों, ए फॉर अमेरिका, बिल्कुल सही। दोस्तों विस्मृति के दो ही प्रमुख नियम हैं। एक जिसे हम सक्रिय विस्मृति कहते हैं, क्या मैंने आपको समझाया था, सक्रिय विस्मृति का नियम। दूसरा, दो सिद्धांत दोस्तों। और एक को हम कहते हैं निष्क्रिय, क्या, निष्क्रिय। और दोस्तों दोनों अपनी जगह सही है। एक के जनक कौन है, फ्रायड, और दूसरे के जनक है दोस्तों एबिंगहॉस। कौन है, एबिंगहॉस। दोस्तों अगर देखा जाए तो विस्मृति पर पहला अध्ययन किसने किया था, हरमन एबिंगहॉस ने। फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे क्या, दोस्तों एबिंगहॉस ने कहा कि हम किसी चीज को इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते। जैसे आप गणित के फार्मूले नहीं लगा रहे हो, गणित नहीं लगा रहे हो तो आप फार्मूले भूल जाते हो। यह निष्क्रिय, आलसी होने, यूज न करने के कारण आप भूल रहे हो, इसलिए इसे पैसिव, आई मीन द लॉ ऑफ पैसिव फॉरगेटिंग। और दोस्तों फ्रायड ने पूरी कहानी ही पलट दी। उसने कहा हम लोग जानबूझ के भूलते हैं। जहां दोस्तों हमको कष्ट मिला है, हम हारे हैं, हमें गाली पड़ी है, हमारी बेइज्जती हुई है, वो चीजें हमको टीसती हैं, बार बार याद आती हैं, हमें कष्ट देती हैं। इसलिए कष्ट से बचने के लिए अपन जानबूझ के उन्हें भुला देंगे। कोई दोस्तों आसानी से भूलेगा नहीं, इसलिए जानबूझ के भुलाने के लिए आप एक्टिव रहोगे, इसलिए इसे सक्रिय विस्मृति कहा गया है। और आपको अपने बुरे अनुभव आसानी से तो भूलेंगे नहीं दोस्तों, तो आप पूरा दम लगाकर भुलाते हो, इसलिए इसको दमन, पूरा ताकत दबा करके गायब कर देने, शक्ति का इस्तेमाल, नहीं 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 मुझे भूलना है, इसलिए इसको दोस्तों विस्मृति का दमन का सिद्धांत दिया है। फ्रायड ने क्या कहा है दोस्तों, जब अपने दुखद अनुभवों को हम जानबूझ के अपनी स्मृति से अलग कर दें, इसे सक्रिय विस्मृति या दमन का सिद्धांत कहलाता है। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे दोस्तों। अधिगमी के लिए सबसे संभव वक्र कौन सा है। दोस्तों अगर कोई आदमी सीख रहा है तो उसके लिए सबसे पॉसिबल वक्र क्या होता है दोस्तों, सरल वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र। आइए देखते हैं। मैंने दोस्तों उसको पहले भी पढ़ाया है आपको, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ राइट आंसर। मुझे सही उत्तर की दोस्तों पूरी उम्मीद है और मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप देंगे। यस, इसको शुरू करते हैं। ओके राइट। तो अधिगमी के लिए सबसे संभव वक्र कौन सा है, सरल वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र या फिर मिश्रित वक्र। आइए देखते हैं इसको। दोस्तों आइए आपको बता दें, जैसा आप जानते गाइज मैंने आपको कई बार बना के दिखाया है, इस मनुष्य सरल वक्र नहीं बना सकता क्योंकि सीखने की गति सरल वक्र में क्या रहती है, हमेशा एक जैसी, और मनुष्य हमेशा एक जैसा नहीं सीख सकता। दोस्तों नतोदर वक्र कैसा होता है, ऐसे होता है, शुरू में धीमा बाद में तेज। फिर दोस्तों उन्नतोदर वक्र कैसे होता है, शुरू में तेज बाद में धीमा। और दोस्तों वह वक्र जिसमें सीखने की गति हमेशा असमान रहती है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, इसे एस टाइप या दोस्तों असमान वक्र कहते हैं। दोस्तों हमें पता नहीं कि शुरू में आप धीमा सीखेंगे या तेज, आप धीमा भी सीख सकते हैं, तेज भी सीख सकते हैं, अर्थात कोई गारंटी नहीं है कि आप नतोदर या उन्नतोदर वक्र आओगे। पर एक बात तो पक्का है दोस्तों कि आप कभी धीरे सीखोगे, भाई बुखार हो गया है थोड़ा स्लो हो गया, हेल्दी है थोड़ा तेज, आज ज्यादा देर तक गणित लगा ली, तो आप दोस्तों क्या देख रहे हो, अधिगम का वक्र तेज धीमा हो सकता है। तो वह वक्र जो मनुष्य पक्का बनाएगा उस वक्र का नाम है दोस्तों मिश्रित वक्र। यस करें, आई होप हम लोग एकदम क्लियर है इस बात को लेकर के। यस दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट गाइज, अगले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 6। अधिगम का उद्दीपक निष्पादन सिद्धांत किसने दिया गाइज। यकीन है मेरे बच्चों आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर जरूर देंगे और उत्तर देंगे भी और मुझे एक्सप्लेन भी करेंगे। अधिगम का स्टिमुलस परफॉर्मेंस सिद्धांत किसकी देश ने है दोस्तों, आइए देखते हैं। अधिगम का स्टिमुलस परफॉर्मेंस दोस्तों, स्टिमुलस परफॉर्मेंस सिद्धांत, इसे दोस्तों हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, स्टिमुलस परफॉर्मेंस सिद्धांत किसकी देन है दोस्तों।
जैसा आपको मैंने दोस्तों पढ़ाया था, और मैं चाहता हूं कि मैंने इसको दोस्तों मॉर्निंग में सेशन में भी पढ़ाया था, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पढ़ाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सही उत्तर देंगे। आपके उत्तर दोस्तों जरूर देखूंगा एंड कैन गो थ्रू योर आंसर्स। आपके उत्तर दोस्तों मुझे दिख रहे हैं, थैंक यू गाइज। द राइट आंसर इज गाइज टॉलमैन। दोस्तों उसने क्या कहा, मैंने दोस्तों आपको खूब अच्छे से समझाया था जब मैंने टॉलमैन पढ़ाया था। उसने दोस्तों एस आर को रिजेक्ट कर दिया, उसने धो डाला किसको, आर को। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, उसने आर का बहुत मजाक उड़ाया है। उसने कहा कि हम उद्दीपक से उद्दीपक, याद करिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यह एस एस सिद्धांत है। आपने आर एस पढ़ा, एस आर पढ़ा, यह उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत है। उसने कहा हम चिन्ह से चिन्ह सीखते हैं, उद्दीपक से उद्दीपक सीखते हैं, इस दौरान अनुक्रिया मायने नहीं रखती। और उसने अनुक्रिया आर को बहुत धोया है गाइज। उसने कहा अनुक्रिया सीखने से कुछ नहीं होता, सीधा सीधा समझेंगे, अगर उससे प्रदर्शन, निष्पादन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, जैसा आप देख सकते हैं। उसने कहा अनुक्रिया सीखने का कोई मतलब नहीं है जब फाइनल प्रदर्शन पर कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों जैसे मैंने आपको उस दिन क्या बोला था कि मैं 6 महीने से तैरना सीख रहा हूं, पैसे टाइम बर्बाद किया, अब आज गंगा जी में जाके डूब रहा हूं, मैं खुद तैर के नहीं निकल पा रहा हूं, तो ऐसे में तैरने के सीखने की अनुक्रिया आर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने कहा कयामत के दिन, परफॉर्मेंस के दिन अच्छा प्रदर्शन होना जरूरी है, वरना अनुक्रिया का कोई मतलब नहीं है। और यह दोस्तों किसने कहा है, टॉलमैन ने कहा है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइस। इसको वह बताया मुझे, क्या हम समझ गए हैं? यस आई यस करें दोस्तों सारे लोग। मैंने आपको चिन्ह अधिगम, एस एस, आपको उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत भी पढ़ाया था, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे एक बार कंफर्म कर दें, हाँ सर आपने पढ़ाया था, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। यस आई, बिल्कुल सही, यस लेट्स गो। ओके, तो बिल्कुल आपकी तरफ से कंफर्मेशन आ गया है, हाँ सर हम समझ गए हैं, यस लेट्स गो, बिल्कुल सही गए, यस थैंक यू थैंक यू। अब आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति का ट्रैफिक, बहुत बढ़िया दोस्तों सिद्धांत, मैंने आज सुबह पढ़ाया भी था, तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप जरूर मुझे बताएं, एक व्यक्ति का ट्रैफिक सिग्नल पर ध्यान देकर बार बार अपनी गाड़ी रोकना ताकि वह फाइन से बच जाए, कैसा पुनर्बलन है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन। दोस्तों आइए, यस सो मैं जानता हूं आप मुझे सही उत्तर देंगे एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर। दोस्तों मुझे सही उत्तर का इंतजार है मेरे बच्चों, और जानता हूं मैं कि आप सही उत्तर दे सकते हैं गाइज। यस आई, सो जैसा मैंने आपको बोला था, ताकि वह फाइन से बच जाए। मैंने दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सही उत्तर देंगे। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन को जानबूझ के घुमाया गया है, पर इतना भी नहीं घुमाया गया है कि आप उत्तर ना समझ पाए। आप उत्तर जानते हैं दोस्तों, और अभी भी आप में से काफी लोगों से मुझे सही उत्तर मिल रहे हैं गाइज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों आपको समझाता हूं, बाइक और सिग्नल क्रॉस करना, सिग्नल और फिर जाना। अब दोस्तों मैंने आपको कैसे समझाया था, वह तत्व तो हटा देना जिसकी वजह से वांछनीय अनुक्रिया नहीं हो पा रही। दोस्तों आप समझिए, बाइक है और यह जाना है, दोस्तों वो तो सिग्नल तोड़ के भागना चाहेगा क्योंकि सिग्नल इस समय उसको जाना है, सिग्नल उसके हिसाब से अवांछनीय तत्व है, लेकिन दोस्तों सिग्नल क्रॉस करने पर उसे दंड मिलेगा, फाइन मिलेगी, इसलिए वह वेट करेगा जब सिग्नल खत्म हो जाएगा रेड का, जब ग्रीन हो जाएगा तब वह जाएगा, तो दोस्तों जाने पर, इसलिए वह यहां पे फाइन से बच रहा है। और दोस्तों यह कहलाएगा नकारात्मक पुनर्बलन, क्योंकि रेड सिग्नल अवांछनीय, इसलिए वो वेट करेगा। मैंने आज सुबह आपको क्या बताया था, जिससे व्यवहार मजबूत हो, सकारात्मक पुनर्बलन, जिससे दंड से बचा जाए, क्योंकि भाई दंड क्या है, अवांछनीय है, दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन। जितने लोगों ने मुझे सकारात्मक उत्तर दिया था वो एक लाइन से यस करें, हाँ सर हम समझ गए आपकी बात, तब हम आगे चलेंगे दोस्तों। यस इसको आइए आगे चलते हैं। मुझे दोस्तों वो लोग यस करें जिन लोगों ने अब तक मुझे उत्तर दिया था ये ए, सब लोग ए वाले बताएं, हाँ सर हम समझ गए हैं इसको।
राइट, इट्स ट्रू। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तलरूप सिद्धांत किसने दिया है? वॉटसन ने, पावलॉव ने, हल ने या कर्टलेविन ने? दोस्तों तलरूप सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों अधिगम का तलरूप सिद्धांत किसकी देन है? वॉटसन की, पावलॉव की, हल की या फिर कर्टलेविन की? आइए देखते हैं। यस, आइए, तलरूप सिद्धांत किसने दिया है गाइस? हम सभी जानते हैं दोस्तों, अधिगम का तलरूप सिद्धांत किसने दिया है? तो गोइंग फॉर योर आंसर्स दोस्तों, आपके उत्तर को मैं देख रहा हूं और आपके दोस्तों बिल्कुल आपने यस भेजा है। यस गाइज, आई होप यू टोटली अंडरस्टैंड इट नाउ। अब आप इसे समझ चुके हैं। तो आइए दोस्तों गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों तलरूप सिद्धांत सरफेस थियरी ऑफ लर्निंग है। सरफेस थियरी ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों तलरूप सिद्धांत किसने दिया हुआ है? गाइज आप सभी जानते हैं और आपने उत्तर भी भेज दिए दोस्तों, बिल्कुल सही। तलरूप सिद्धांत वही है जो फील्ड थियरी है दोस्तों। क्या? फील्ड थियरी है दोस्तों। क्या? मनुष्य और उसके वातावरण के बीच जो जगह बनती है वो उसके जीवन चक्र का फील्ड होता है दोस्तों। मनुष्य की हजारों इच्छाएं हैं पर वातावरण सभी पूरी नहीं करता, तो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच जो संघर्ष चलता है दोस्तों, वही अधिगम है। मैंने आपको बताया था कि क्या कहा है कर्टलेविन ने। कर्टलेविन ने कहा है लर्निंग है गुणनफल किसका? व्यक्ति का और उसके वातावरण, ई फॉर एनवायरनमेंट, अर्थात लर्निंग इज आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। व्यक्ति और उसके वातावरण का गुणनफल ही अधिगम है। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति की मांगे अलग हैं पर वातावरण दोस्तों संशोधन चेंज करता रहता है, इसलिए व्यक्ति भी अपने आप को वातावरण के अनुसार सेट करता रहता है। यह कर्टलेविन ने कहा है। जो जीवन क्षेत्र फैला है, इसी को आपने सुना होगा, क्षेत्र सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, आकृति सिद्धांत या टोपोलॉजिकल थियरी ऑफ लर्निंग भी कहते गाइज, एंड दिस इज कर्टलेविन। यस, बी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। यस, आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, आइए इसको, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, संवेग का वह सिद्धांत। दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार आप उत्तर दें। संवेग का वह सिद्धांत जो संवेग की उत्पत्ति का कारण शारीरिक उत्तेजना को मानता है। दोस्तों कई जगहों पे लिखवा चुका हूं और मुझे यकीन है मेरे बच्चों आप इसका सही उत्तर देंगे। संवेग का वह सिद्धांत जो संवेग की उत्पत्ति का कारण शारीरिक उत्तेजना को मानता है, कौन सा है? जेम्स लैंग सिद्धांत, सेक्टर सिंगर सिद्धांत, कैनन बार्ड सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं गाइज। आइए देखते हैं। यस, इसको राइट, बिल्कुल सही दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं। यस दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि संवेग का, और मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं गाइज, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आपके उत्तर का इंतजार है दोस्तों। तो गाइज जैसा मैंने आपको बोला था, आपके सामने तीनों सिद्धांत है दोस्तों, तीनों सिद्धांत है। क्या? आइए देखते हैं इसको। दोस्तों जेम्स लैंग ने क्या कहा? लैंग ने दोस्तों कहा कि हम आज तक क्या समझते थे, मैंने कई बार आपको समझाया है, हमको लगता है कि संवेग पहले जन्म लेता है, व्यवहार बाद में होता है। तो दोस्तों उन्होंने कहा यह गलत है, व्यवहार पहले संवेग बाद में, व्यवहार पहले संवेग बाद में। उन्होंने कहा अगर सांप को आप देखोगे तो यह एक व्यवहार है, आपकी धड़कन तेज होगी या दूसरा व्यवहार है तब आप डरोगे। उसने कहा व्यवहार पहले संवेग बाद में दोस्तों। फिर दूसरा नंबर आता है दोस्तों कैनन बार्ड का। कैनन बार्ड ने कहा दोस्तों क्या? उन्होंने कहा भैया संवेग व्यक्ति की मानसिक दशा या चेतना, क्या? मानसिक दशा या चेतना पर निर्भर करता है। मतलब उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि उद्दीपक होने पर संवेग पैदा ही होगा। उन्होंने सीधा सीधा दोस्तों क्या कहा? उन्होंने कहा कई बार दोस्तों, जैसे उन्होंने कहा भाई जैसे सांप दिख रहा है तो बच्चा सांप को देखते हुए कुछ नहीं डरेगा पर बुजुर्ग भाग जाएगा। तो दोस्तों बच्चे की चेतना में सांप का काटना शामिल नहीं है, जबकि बुजुर्ग जानता है सांप डंक मार सकता है। तो दोस्तों यहां उद्दीपक एक ही है पर एक जगह डर पैदा हो रहा है, दूसरी जगह नहीं पैदा हो रहा है। तो उसने क्या कहा कि उद्दीपक पर नहीं, चेतना मानसिक दशा पर निर्भर करता है। और दोस्तों लास्ट में सेक्टर सिंगर का,
यह बड़ा ही धांसू सिद्धांत है दोस्तों। सेक्टर सिंगर का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे दोस्तों कभी कभी हमारे दोस्त हमको गाली देते हैं पर अपन उनको लठियाते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी गाली उत्तेजना पैदा नहीं करती। वही दोस्तों कोई अजनबी गाली दे दे, हम कॉलर पकड़ लेते हैं, मारने मरने पे आमादा हो जाते हैं, या उसको भी गाली दे देते हैं, तो दोस्तों उसकी गाली उत्तेजना पैदा करती गाइज। अर्थात दोस्तों संवेग, उसने भी गाली दी थी, उसने भी गाली दी थी, पर एक जगह दोस्तों उत्तेजना पैदा हुई। और दोस्तों कहने करते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई भी संवेग तभी पैदा होगा जब शरीर में किसी बात को लेकर उत्तेजना पैदा होगी। एंड द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। यस करें, खास हम समझ गए हैं ताकि हम आगे जा सके। यस लेट्स गो, आइए यस किया जाए, बिल्कुल सही दोस्तों। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस सेक्टर सिंगर। किस अवस्था में बालिका की औसत लंबाई बालक से ज्यादा होती है दोस्तों? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं, किस अवस्था में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई बालक की लंबाई से थोड़ा औसतन ज्यादा होती है? कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। दोस्तों आपको जैसा कई बार शारीरिक विकास के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। यस, और दोस्तों पुराने बैचेज मैंने शारीरिक विकास को बहुत पीट के पढ़ाया हुआ है, तो हमने दोस्तों पूरा सारी अवस्था में लंबाई, चौड़ाई, हड्डियों की संख्या, ये सब मैंने दोस्तों पुराने बैचेज में बहुत डीप पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यस दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों वास्तव में शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच में आती है दोस्तों क्या? बाल्यावस्था। तो आपको बता दें दोस्तों, बाल्यावस्था वह समय होता है जब बालिकाएं लगभग ज्यादातर क्षेत्रों में बालकों से विकास में आगे होती हैं, यहां तक कि वजन में और लंबाई में सिर्फ यही एक अवस्था होती है। शुरू में भी बालक बालिकाओं से लंबा होता है, वजन भी। दोस्तों कुछ बाल्यावस्था में अचानक बालिकाएं विकास में बहुत तेजी ला देती हैं और उनकी औसत लंबाई थोड़ा बहुत बढ़ जाती है, किससे? बालकों से। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। डायट के कुल कितने अंग हैं दोस्तों? डायट के कुल कितने अंग हैं मुझे बताया जाए दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। यस आगे शुरू करते हैं। डायट के दोस्तों कुल कितने अंग हैं मुझे बताया जाए। यस आइए एक बार देखते हैं, डायट के कुल कितने अंग हैं गाइस। तो जैसा आप जानते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कई प्रकार से, टैट में भी, सुपर टैट में भी। दोस्तों आपको बता दें कि बिल्कुल, और आप लोग जानते हैं दोस्तों कई जगहों पे लिखवा भी चुका हूं डायट। यस ओके राइट यस। थोड़ा दोस्तों आपको बता दें कि 1986 की शिक्षा नीति के तहत साधन प्रदान करने के लिए, जिला स्तर पर जवाबदेही बनाने के लिए दोस्तों संपूर्ण देश में डायट की स्थापना हुई दोस्तों। तो आपको एक मजेदार बात बता दें, पहली बात तो डायट 1986 की शिक्षा नीति से स्थापित हुआ, और दोस्तों इसमें प्रस्ताव था, इसकी स्थापना 1987 से शुरू हुई। तो यहाँ पे प्रस्ताव है और यहाँ पे दोस्तों स्थापना है, तो 1987 से अपन मानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कोई दिक्कतें ना हो, पूरे देश में एक जैसा हो, इसलिए दोस्तों जो डायट का ढांचा है, जो डायट की संरचना है, वो संपूर्ण देश में दोस्तों एक जैसी है, जिसमें कुल 7 अंग होते हैं दोस्तों। कितने अंग होते हैं? 7 अंग। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा सेवारत शिक्षा प्रशिक्षण विभाग, पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण विभाग, जिला संसाधन इकाई होती है दोस्तों, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो होता है प्रबंधन और दोस्तों योजना निर्माण। इस तरह से दोस्तों 7 अंग होते हैं पूरे संपूर्ण देश में। एंड द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई दोस्तों। सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। कैटल ने सीलगुड़ों को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 1 2 3 4। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। यस, कैटल ने सीलगुड़ों को दोस्तों कितने भागों में बांटा है? 1 2 3 4। आइए देखते हैं कैटल ने सीलगुड़ों को कितने भागों में बांटा है दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं गाइज,
कैटल ने भी, आई मीन रेमंड कैटल ने भी हमारे महाशय बोले तो दोस्तों ऑलपोर्ट की तरह एक सील-गुड़ सिद्धांत दिया है दोस्तों। जैसे सील-गुड़ को दो भागों में बांटा था किसने, हमारे ऑलपोर्ट ने, सामान्य सील-गुड़, विशिष्ट सील-गुड़। फिर दोस्तों उन्होंने, मैंने आपको दिखाया भी था, विशिष्ट सील-गुड़ों को भी 3 भागों में बांटा है दोस्तों। रेमंड कैटल ने सील-गुड़ों को 2 भागों में बांटा है दोस्तों। आपको थोड़ा बता दें, पहले को उन्होंने दोस्तों नाम दिया है क्या नाम दिया है उन्होंने दोस्तों? पहले का नाम दिया है दोस्तों, उन्होंने कहा है स्रोत सील-गुड़ दोस्तों। क्या? स्रोत सील-गुड़। और इसे दोस्तों हम बोलते हैं सोर्स ट्रेट्स। क्या? सोर्स ट्रेट्स। और दोस्तों दूसरे को उन्होंने कहा है सतही सील-गुड़। सतही सील-गुड़। और दोस्तों इसे बोलते हैं क्या? सरफेस ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? सरफेस ट्रेट्स दोस्तों, सरफेस ट्रेट्स कहते हैं। तो गाइज आपको थोड़ा बता दें कि दोस्तों स्रोत सील-गुड़, दोस्तों उन्होंने कहा जो सील-गुड़ कई संख्या में होते हैं, आसानी से दिखते हैं किसी के व्यवहार में, उसे सतही। दोस्तों सतह आप जानते हैं, जो चीज पानी में ऊपर ऊपर रहेगी आपको दिखेगी दोस्तों। ऊपर जो चीज, जैसे दोस्तों कोई मछली या कोई जीव पानी में बहुत नीचे रहता है तो आपको नॉर्मली नहीं दिखाई पड़ेगा, तो दोस्तों वह स्रोत सील-गुड़ है। जैसे उन्होंने कहा जैसे मिलनसार, और दोस्तों आप कह सकते हो सहकारिता, बातूनी, ये दोस्तों सब अलग अलग सील-गुड़ है दोस्तों। मिलनसार होना, सहकारिता रखना, बातूनी होना, ये दोस्तों सतही सील-गुड़ है। पर अगर आप इन्हें मिला दोगे तो मेन गुड़ जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? सामाजिक सील-गुड़। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि कुछ सील-गुड़ों से मिलकर बनता है क्या? स्रोत सील-गुड़ बनता है किससे? सतही सील-गुड़ों से। मतलब कई सतही सील-गुड़ मिलकर एक स्रोत सील-गुड़ बनाते हैं दोस्तों। ऐसा किसने कहा? हमारे रेमंड कैटल साहब ने। एक बार यस करें अगर आप ना समझ पाए हो, दोबारा समझाऊं। एक बार यस करें। हाँ सर हम समझ गए हैं, लेट्स गो। यस आई। एक बार क्लियर किया जाए कि आप समझ गए हैं। लेट्स गो। यस आई। ओके, मुझे कंफर्म करें दोस्तों, क्या हम समझ गए हैं? यस, बिल्कुल समझाया जाए दोस्तों। यस, आइए देखते हैं क्या हम समझ गए हैं। यस करें दोस्तों। यस। और दोस्तों अलग अलग, और उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग लोगों में सील-गुड़ स्रोत, मतलब किसी में जो मिलनसार, अगर किसी में सतही सील-गुड़ है तो यही मिलनसार किसी में सील-गुड़ हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है, मतलब स्रोत गुड़ सील-गुड़ बन सकता है और दूसरे व्यक्ति में वही सील-गुड़ दोस्तों क्या हो सकता है? सतही सील-गुड़ स्रोत सील-गुड़ बन सकता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? बी फॉर बॉम्बे दोस्तों। सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किस अवस्था में बालक में समूह का मुखिया बनने की इच्छा जागृत होती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप बेहतरीन तरीके से बताएंगे किस अवस्था में बालक में समूह का मुखिया होने की प्रवृत्ति जागृत होती है। यस, आइए शुरू करते हैं। यस, ओके, यस। तो ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। चलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। देखिए गाइज, आपने जरूर दोस्तों बहुत सारे, आई मीन यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, काफ़ी दोस्तों आपने पढ़ा होगा और आपने देखा होगा गाइज, क्या दोस्तों वास्तव में यह बड़ी अजीब बात होती है दोस्तों। इसीलिए हरलॉक ने कहा है, और दोस्तों हमारी ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने कहा है दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों मुझे एक कथन आता है किर्कपैट्रिक का दोस्तों, जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा, क्या कि बाल्यावस्था सामाजिकरण के लिए प्रतिद्वंदात्मक अवस्था होती। मतलब दोस्तों सामाजिक विकास के लिए बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था, क्योंकि दोस्तों इसमें बंदा एक तो समूह भावना पैदा होती है, दूसरा दोस्तों बच्चा चाहता है कोई और ना बोले। दोस्तों नेता बनने की इच्छा
जो आज इस दुनिया को दोस्तों कह सकते हैं कि आज देश में आज के राजनीतिज्ञों को देख लो तो उनको देख के तो ऐसा लगता है कि नेता नहीं होना ठीक है। फिलहाल हम अपने मुद्दे पे रहेंगे दोस्तों। तो ऐसे में बच्चा दोस्तों समूह का, ग्रुप का लीडर बनना चाहता है। कैसे? अब सुनना। हाँ, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि अगर पापा ने एक बैट दिया है दोस्तों, वो चाहता है पूरा गांव बॉलिंग करे, मैं सिर्फ बैटिंग करूं। अब पीछे से दोस्तों क्या हुआ, पीछे से विकेट उखड़ गया, किसी ने अच्छी बॉलिंग की। अब बोले अरे आउट भाई, आउट भाई, अब मैं आऊंगा। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, अभी मैं आउट नहीं हुआ हूं। बेईमानी करता है दोस्तों सीधा। नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हुआ हूं, ज्यादा करोगे मैं अपना बैट बल्ला लेके चला जाऊंगा, मेरे पापा ने दिया है। दोस्तों चाहता है वो लीड करे, लोग उसकी बात सुने और किसी की बात ना सुने। तो तुम चुप रहो, मैं बोलूंगा, मेरा बैट है, मेरा बल्ला है। यह समूह को लीड करने की भावना जागृत होती है किसमें? बाल्यावस्था में। सो सी फॉर चेन्नई अगेन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है दोस्तों? वुडवर्थ के, क्रो एंड क्रो, रॉस, स्टेनले हॉल। आइए देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था, माफ करेंगे, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है दोस्तों? यस, आइए। मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप जानते भी हैं एंड यू हैव गॉन थ्रू इट सो मेनी टाइम्स। आप इसके कई बार हम इससे गुजर भी चुके हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको जैसा हमेशा बताता हूं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है दोस्तों? तो आपको गाइज बता दूं हमेशा दोस्तों कई नाम, जैसे दोस्तों अब आपको आज दो बातें, एक तो आपको यहां से दो पता चलेगी दोस्तों। पहली बात तो आप ये जान गए कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं। एक बात तो आपको ये पता चली दोस्तों। दूसरी बात आपको क्या पता चली कि किशोरावस्था को दोस्तों शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, वैसे आप जानते होंगे, क्या वुडवर्थ ने दोस्तों ऐसा कोई कोटेशन नहीं दिया है। क्रो एंड क्रो ने दोस्तों क्या कहा है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है। ऐसा किसने कहा है दोस्तों? ऐसा कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्या? किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है, ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो यह हमारा, मैं आपको लिख सकता हूं, वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा, वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा, भविष्य की आशा दोस्तों। ऐसा किसने कहा है? हमारे क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। दोस्तों स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। और दोस्तों यह कथन है किसका? रॉस का। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर दोस्तों। यह किसने कहा है? यह कहा है रॉस साहब ने कि क्या शैशवावस्था की बिल्कुल किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है दोस्तों? पुनरावृत्ति। इसकी कई वजह है दोस्तों। शारीरिक विकास तेज होता है शैशवावस्था में, फिर किशोरावस्था में। कई एरियाज में दोस्तों किशोरावस्था और शैशवावस्था एक जैसे दिखते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई दोस्तों। ऐसा कहा है किसने? रॉस ने। लेट्स गो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4 दोस्तों। तो जो हमारा भारत का दोस्तों आयुर्वेद है, जिसे ज्योतिष या औषधि विज्ञान के लिए जाना जाता है, उसके अनुसार दोस्तों कितने प्रकार के व्यक्तित्व हैं दोस्तों? आप बताएंगे मुझे। यस, लेट्स गो, आई, लेट्स गो, यस, आई। शुरू करते हैं। यस, तो आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं दोस्तों। मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, लिखवाए भी हैं, तो मैं चाहूंगा आप इसको जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। यस, आइए देखते हैं भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं दोस्तों। तो आपको थोड़ा बता दें, भारतीय आयुर्वेद ने दोस्तों, आपने सुना होगा, आयुर्वेद जो भी बांटेगा दोस्तों औषधि या स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करेगा। इतना तो दोस्तों आप खुद भी समझ गए होंगे। फिलहाल आपके उत्तर आ रहे हैं गाइस, गोइंग टू चेक योर आंसर्स एंड दोस्तों दिस इज, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों सही उत्तर यहां से दिख रहा है। यस, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। भारतीय आयुर्वेद ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए दोस्तों। कफ प्रधान, पित्त प्रधान, वात प्रधान दोस्तों जिन्हें बुखार आता हो, बार बार खांसी रहती हो मेरी तरह, उन्हें कफ प्रधान व्यक्तित्व में रखा जाएगा दोस्तों। सुस्त आलसी लोग,
पित्त प्रधान दोस्तों, जिनको दोस्तों पित्त पीले रंग का, जैसे आपको कह सकते हो ऐसे लोग दोस्तों जो जिन्हें पीलिया हुआ हो या तमाम और बीमारियों से श्वसन तंत्र, इन लोगों को दोस्तों पित्त प्रधान कहते थे। और दोस्तों जो सबसे ऊर्जावान हो उसे वात प्रधान कहते थे। तो उन्होंने दोस्तों 3 तत्वों के आधार पर, तत्वों कफ, पित्त और वात प्रधान। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई दोस्तों। सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है। आइए दोस्तों देखते हैं। सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान व दृष्टिकोण अर्जित करता है दोस्तों, जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? क्रो एंड क्रो, क्रॉनबेक, जीडी बोआज या फिर गेट्स की दोस्तों। आइए, मजेदार दोस्तों परिभाषाओं का दौर चल रहा है इस समय हमारे बीच। यस, आई तो यह परिभाषा दोस्तों किसने दी है इसको? यस, आइए देखते हैं दोस्तों। यस, तो यह परिभाषा गाइड किसने दी है? तो आपको बता दें दोस्तों, मैंने कई बार कई परिभाषाएं भी आपको लिखवाई है बहुत सारी दोस्तों। आप जानते हैं क्रो एंड क्रो ने कहा है सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों, बोले तो दृष्टिकोण का अर्जन है। पर दोस्तों वो उसने बस इतना ही कहा है। किसने? देखिए दोस्तों, कैसे एक परिभाषा से दूसरी याद, अगर इस परिभाषा में ये वाला पोर्शन मैं काट दूं तो यह क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। लेकिन दोस्तों ये परिभाषा इतनी एक्स्ट्रा है जो क्रो एंड क्रो ने नहीं कहा है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं दोस्तों। क्रॉनबेक ने, मैंने आपको लास्ट टाइम ये डेफिनेशन ली थी क्या? अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वह अधिगम है दोस्तों, अर्थात यह भी हमारा उत्तर नहीं है। और दोस्तों गेट्स की परिभाषा तो आपको रटवा चुका हूं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही दोस्तों अधिगम है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा गेट्स ने कहा है। तो अब आप समझ गए होंगे यह परिभाषा है जीडी बोआज की दोस्तों। तो मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसे नोट्स में लिख भी ले। यस, जीडी बोआज इज द राइट आंसर। इसको यस, आई राइट। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा? स्किनर ने आंशिक, मैंने दोस्तों 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया था, ये सुबह मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया दोस्तों। स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3, 4। आई यस, इसको स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3, 4। तो आपके उत्तर दोस्तों देखना चाहूंगा। यस, आई राइट। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आपने उत्तर भेजने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बोला था, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया भी था, स्किनर ने दोस्तों आंशिक पुनर्बलन को वास्तव में 4 भागों में बांटा है। क्या? निश्चित अंतराल पुनर्बलन, दूसरा उन्होंने कहा था परिवर्त्य, जब बदलता रहे तो क्या? परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन। फिर उन्होंने कहा था, ये 2 प्रकार हो गए दोस्तों। फिर उन्होंने कहा था निश्चित अनुपात पुनर्बलन, और उसके बाद उन्होंने कहा था परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन। दोस्तों बहुत डीप हो गया, जनरली इतना। इसको दोस्तों मैंने इस बार हिमाचल प्रदेश के टेट में देखा था, HTT में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने उसकी वजह से इसको ले लिया है। सो द राइट आंसर इज गाइस कि 4 प्रकार हैं, निश्चित अंतराल, परिवर्तन अंतराल, निश्चित अनुपात या परिवर्तन अनुपात। सो द राइट आंसर इज गाइस यस, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं। यस, आगे क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, संघनन का नियम किससे जुड़ा है? अभी भी दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, संघनन का नियम किससे जुड़ा है? अधिगम से, प्रेरणा से, स्मृति से या विस्मृति से दोस्तों? संघनन का नियम किससे जुड़ा है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या फिर दोस्तों विस्मृति से? आइए देखते हैं। यस, ओके, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि संघनन का नियम गाइज, जैसा अभी आपने देखा भी था, संघनन का नियम जुड़ा है दोस्तों। मैंने ही आपको बताया स्मृति का क्या है दोस्तों। हमारे दिमाग में बहुत सारी सूचनाओं का जाल हमने याद किया हुआ है।
हर इंच पर लाखों करोड़ों सूचनाएं फैली हुई है दोस्तों, एक हाई डेंसिटी एरिया की तरह। इसी को दोस्तों हम संघनन, सूचनाओं के दोस्तों इकट्ठा होने का एक घना जाल, ये हमें दोस्तों संघनन का नियम कहलाता है और ये कई एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे, संघनन का नियम स्मृति का नियम है दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं अगला 19वां, चिन्ह ह्रास का सिद्धांत किससे जुड़ा है दोस्तों। चाहे दोस्तों दमदार क्वेश्चन आएंगे। चिन्ह ह्रास का सिद्धांत किससे जुड़ा है? अधिगम, प्रेरणा, स्मृति, विस्मृति दोस्तों। आइए बहुत ही मजेदार उदाहरण दूंगा दोस्तों और आप इसके लिए इसको हमेशा याद रखेंगे, बिकॉज मैं जो उदाहरण आपको दूंगा वो बड़ा ही सॉलिड होगा गाइज। आइए देखते हैं, चिन्ह ह्रास का सिद्धांत किससे जुड़ा है? यस, आइए यस, बिल्कुल। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो चिन्ह ह्रास का नियम है गाइज, देखिए गाइज, यह आपको पहले तो बता दें दोस्तों कि यह नियम अधिगम का नहीं है, ना तो अभिप्रेरणा का है, ना तो स्मृति का है। यह नियम है दोस्तों विस्मृति का। किसका नियम है? विस्मृति का। दोस्तों एक कैसा कहता है, जैसे कोई चीज गाइज, जरा ध्यान से सुनेंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज अचानक प्रयोग से बाहर हो गई तो अपन धीरे धीरे उसकी आकृति इत्यादि को भूल जाते हैं दोस्तों। जैसे मैं कभी कभी याद करने की कोशिश करता हूं कि पहले का 20 पैसे का सिक्का कैसे दिखता था दोस्तों। एक दिन मैंने दोस्तों, एक लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट किया था, एक दिन मैंने भी किया था। एक दिन मिला दोस्तों, बड़ी खुशी हुई, अचानक हम भूल गए दोस्तों। अभी आपसे पूछा जाए कि 500 का पुराना वाला नोट कैसा दिखता था दोस्तों, हुआ क्या, काफी दिनों से वो चलन में नहीं है तो अपन उस नोट का चिन्ह, उसकी आकृति भूल गए हैं दोस्तों। तो इसलिए कहने का मतलब है गाइस कि जब कोई भी चीज अचानक प्रयोग से बाहर हो जाती है तो हमको याद करने में दोस्तों एकाएक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो हम उसकी शक्ल, सूरत, उसकी आकृति को भूल जाते हैं। इसे विस्मृति का चिन्ह ह्रास का सिद्धांत कहते हैं। एक बार मुझे यस करें, हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं। यस, यस करें दोस्तों। और यह किसका नियम है? विस्मृति का नियम है। यस किया जाए इसको। आई चिन्ह ह्रास का सिद्धांत दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मेरे ख्याल से यह बहुत ही साफ था। जैसा मैंने क्या बोला, कोई चीज चलन से बाहर हो जाती है तो अचानक ही दोस्तों, इवन दोस्तों 50 पैसे का सिक्का हमें में से काफी लोगों ने यूज किया है। और दोस्तों अगर अभी अचानक याद करिए तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे भूल रहे दोस्तों, हमको अचानक याद नहीं आता, तो हम धीरे धीरे, क्योंकि वह चीज प्रयोग से बाहर हो गई। जैसे दोस्तों मोबाइल का कोई आप मॉडल ले लीजिए जो आपने 10 साल या 5 साल पहले यूज किया हो, तो दोस्तों 5 साल में शायद आपने 3-4 बार मोबाइल बदला हो, तो अचानक आपको उस मॉडल को याद करने में दिक्कतें होती हैं। यह चिन्ह ह्रास का सिद्धांत कहलाता है गाइस। यस, इसको यस। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर। आई, शब्द साहचर्य परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की किस श्रेणी में आता है दोस्तों? पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ सही उत्तर दें। वैसे देखेंगे, शब्द साहचर्य परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की किस श्रेणी में आता है? प्रक्षेपी परीक्षण, संज्ञानात्मक परीक्षण, भावात्मक परीक्षण या बोध परीक्षण? आई, मैंने पढ़ाया हुआ है गाइस, तो मैं चाहूंगा आप जरूर मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। यस दोस्तों, शब्द साहचर्य परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की किस श्रेणी में आएगा? प्रक्षेपी परीक्षण में, संज्ञानात्मक परीक्षण में, भावात्मक परीक्षण में या फिर बोध परीक्षण में गाइस? इसको यस। आई, यस, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों। मैंने 2 शब्द साहचर्य परीक्षण भी आपको बताया था। मैंने आपको, देखिए दोस्तों, जब बात चलती है तो आप सारी चीजें समानार्थी, इसलिए दोस्तों समानता या आपस में साहचर्य का नियम दोस्तों। जब भी मुझे शब्द परीक्षण याद आता है तो मुझे दोस्तों शब्द साहचर्य में, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला शब्द साहचर्य परीक्षण किसने बनाया था? गॉल्टन ने। और उन्होंने इसमें कितने शब्द दिए थे दोस्तों? 75 शब्द दिए थे गाइज। अगला दूसरा जो प्रमुख शब्द, अब तो दोस्तों बहुत सारे आ गए हैं, दूसरा शब्द साहचर्य परीक्षण किसने बनाया था दोस्तों? युंग ने बनाया था। किसने बनाया था? कार्ल युंग ने। यस, कार्ल युंग दोस्तों, जो फ्रायड के शिष्य थे, कार्ल युंग साहब ने बनाया था। और दोस्तों उन्होंने इसमें रखे थे कितने शब्द? 100 शब्द। कितने शब्द रखे थे? 100 शब्द। दोस्तों मैंने क्या बोला था कि एक शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक शब्द बोला जाता है और आपसे पूछा जाता है इस शब्द को सुनकर आपके दिमाग में
क्या भावना आ रही दोस्तों। अब जैसे दोस्तों मैं सुन रहा हूं काम। अब दोस्तों काम शब्द को दो अर्थ में प्रयोग होता है दोस्तों। यह वर्क के लिए भी है। देखिए दोस्तों शब्द एक है, सोचने का तरीका। जैसे भाई कि भाई काम, काम शब्द बोला गया भाई, तो दोस्तों काम का अर्थ वर्क भी है और काम का अर्थ दोस्तों सेक्सुअल फीलिंग से भी है। अब ये तो गाइज इस शब्द को सुनकर जिसके दिमाग में जो चल रहा होगा उसी को दोस्तों वो समझेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्रक्षेपी परीक्षण को याद करने का बस एक ही तरीका है, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तुम तैसी। दोस्तों किसी वर्ड को मतलब शब्दों के बहाने आपके अचेतन मन में चल रही विचारों को, घटनाओं को, बातों को बाहर निकाल लेना, उगलवा लेना ही कैसा परीक्षण कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेपी परीक्षण। और अब आप उत्तर समझ गए होंगे। द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, क्रेचमर द्वारा बताए गए पाइकनिक प्रकार का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा? दुबला पतला लंबा होगा, गोल मटोल थुलथुला होगा, हष्ट पुष्ट जिम जाने वाला होगा, या ऊपर के तीनों का मिश्रण होगा? दोस्तों एक बार देखते हैं। यस, तो क्रेचमर द्वारा बताया गया जो व्यक्तित्व का प्रकार है पाइकनिक, इसकी विशेषता गाइज क्या होगी आपको बताना है। पहला दुबला पतला लंबा, दूसरा गोल मटोल थुलथुला, तीसरा हष्ट पुष्ट, चौथा ऊपर के तीनों का मिश्रण। आइए देखते हैं। यस, तो हमने इसको पहले भी कई बार लिया है। तो क्रेचमर द्वारा बताया गया, तो गाइज मैं आपके उत्तर जरूर देखूंगा दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। और आप में से दोस्तों काफी लोगों ने सही दोस्तों, काफी मिली जुली प्रतिक्रिया है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि सेल्डन ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए हैं दोस्तों, जबकि क्रेचमर ने 4 प्रकार बताए हैं दोस्तों। उसने कहा दोनों में कोई अंतर नहीं दोस्तों, विशेषताएं दोनों हैं, दोनों की सेम है, पर नाम अलग अलग है दोस्तों। तो आपको बता दें, क्रेचमर के अनुसार दुबला पतला लंबा व्यक्ति कहलाएगा एस्थेनिक। मैंने सब लिखवाया हुआ है दोस्तों, एस्थेनिक कहलाएगा। मैंने आपको इंग्लिश भी पढ़ाई थी, इज गोइंग टू बी कॉल्ड एस्थेनिक दोस्तों। जिसकी गर्दन पतली हो, दुबला पतला हो, थोड़ी सी बात में आपका मजा ले, पर अगर आप इसकी मजा ले लो तो आपको गाली देने लगे, मारपीट पे आमादा हो जाए, इसे एस्थेनिक, या इसका नाम है दोस्तों लंबकाय। क्या बोलते हैं इसे? लंबकाय। दोस्तों आपको बता दें, दूसरा जो आदमी गोल मटोल थुलथुला होगा दोस्तों, यह गाइस जैसा मैंने आपको बोला था कि यह पाइकनिक होगा। क्या? एकदम हाथ पैर बराबर रहने का, एकदम चर्बी ही चर्बी होती है दोस्तों। एकदम आपको मैंने बोला था चाट और फुल्की की दुकानों पर एकदम आंख से पानी आता रहेगा, मिर्च मसाले वाला आइटम खाता रहेगा। गोल मटोल थुलथुला गोलू, यह कौन होगा? इज गोइंग टू बी कॉल्ड गोलकाय। यस, गोलकाय, या इसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे? दिस मैन इज गोइंग टू बी कॉल्ड व्हाट? पाइकनिक। क्या? इसे पाइकनिक बोलेंगे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। जो दोस्तों जिसका पेट वोट मेरी तरह ना निकला हो दोस्तों, जो एकदम जिम जाने वाला हो, एकदम चुस्त दुरुस्त ऊर्जावान व्यक्ति हो दोस्तों, सक्रिय दोस्तों, पहलवान टाइप का, एथलेटिक टाइप का, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था उसका नाम भी है एथलेटिक। अब आप समझ ही गए हैं दोस्तों, इस नाम को बताने की जरूरत नहीं, हम सभी जानते हैं एथलीट कैसे होते हैं। तो दिस मैन इज गोइंग टू बी कॉल्ड व्हाट? एथलेटिक दोस्तों। हष्ट पुरुष, जिसका शरीर सुडौल हो, बढ़िया हो दोस्तों, इसे हम कहेंगे एथलेटिक। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था, उसने चौथा प्रकार दिया, जबकि क्रेचमर ने चौथा प्रकार दोस्तों, माफ करेंगे, सेल्डन ने चौथा प्रकार नहीं दिया था। उसने दोस्तों चौथे को बोला मिश्रित काय। मुझे नहीं पता है दोस्तों ये कैसा दिखता होगा, पर शायद तीनों के गुण रखता होगा। और मिश्रित काय को दोस्तों कहते हैं अपन डायप्लास्टिक। व्हाट? डायप्लास्टिक। दोस्तों इसे हम कहते हैं डायप्लास्टिक, और इसकी इंग्लिश होगी डायप्लास्टिक एथलेटिक हष्ट पुष्ट। दोस्तों इसे हम सुडौल काय कहते हैं। क्या कहते हैं? सुडौल काय। तो आप दोस्तों मैं चाहूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको भी अच्छा रहेगा और मुझे भी दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। यस, आई ओके दोस्तों, मुझे बताएंगे कैसा रहा यह सेशन। कोशिश कर रहा हूं दोस्तों थोड़ा सा डीप कट करूं,
इस साल थोड़ा पढ़ाने का तरीका चेंज किया है। मुझे एक बार बताएं दोस्तों, फीडबैक दे कैसा रहा आज का यह सेशन। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं लगातार न्यू क्वेश्चंस ले रहा हूँ, दोस्तों, तो मुझे बताएं कैसा रहा यह सेशन। ओके, आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, ओके, राइट। आई थिंक दोस्तों आपका जरूर ही आपको अच्छा लगा होगा। गोइंग टू टेक योर फीडबैक दोस्तों, आपके थोड़ा सा फीडबैक को मैं ज़रूर जान लेना चाहूँगा। तो आइए आपके फीडबैक को दोस्तों हल्का से जानने का प्रयास करते हैं। यस, बिल्कुल, आइए दोस्तों, अब हम यस, आइए, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल, सुपर क्लास, थैंक यू गाइज, थैंक यू। इस ज्योति खरे, उन्नति आनंद बेटा, आपके मैसेज मिले हैं बेटा। दीपा सिंह, सुपर सेशन से थैंक यू। विनोद जी, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों का फीडबैक दोस्तों। यस, आप हैं तो क्या बात है, कोई नहीं बच्चों, मेहनत करते रहो। आदमी को हमेशा सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए। जरूर मैं दोस्तों जितना भी मदद हो पाएगा मैं करूँगा दोस्तों, बिल्कुल। न्यू एकदम। यस, नेहा जावेद, नेहा मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा कुछ नया दोस्तों, कुछ नया, न्यू फ्रेश गाइस, थोड़ा डेप्थ। देखिए आप पुराना पढ़ चुके हैं सब, तो वो तो है ही, पर मैं चाहूँगा कुछ आप नए कंटेंट के थ्रू भी रूबरू हो, तो मुझे यकीन है दोस्तों अच्छा लगा होगा जरूर। तो अपने फीडबैक दोस्तों, आपके फीडबैक जरूर देखता हूँ, मैसेजेज आपके पढ़ता हूँ, तो बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, पर जरूर आपका फीडबैक, मैंने दोस्तों हमेशा बोला है, टीचर एक आर्टिस्ट की तरह होता है। आपका फीडबैक एक टीचर के लिए बहुत मायने रखता है मेरे बच्चों। चलिए, कीप ऑन वॉचिंग चंद्र इंस्टीट्यूट दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट देखते रहिए। अपनी दोस्तों अपने साथ को, हमारे इस कंपनी को, हमारे कंपनी में तो दोस्तों साथ, कंपनी में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस कंपनी, कंपनी मीन्स दोस्तों हमारा जो साथ है यह लगातार बने रहे दोस्तों। हम कमाल करेंगे जैसा हमने हर सेशन में किया है। चलिए दोस्तों, सेइंग यू गुड नाइट गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू।